आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं जनाब हारिस साहब। मतलब मैं इनको डॉक्टर को हूँ या फिर एसडीएम को हूँ, आई डोंट नो, मीन्स ये खुद बताएंगे, क्योंकि उन्होंने एमबीबीएस की है, उसके बाद एमएस किया है और उसके बाद इन्होंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की थी और फाइनली इन्होंने सिविल सर्विसेज जो है वो क्लियर की है। ये आपके मन में, आपके जहन में कब ये ख्याल आया, क्यों आया, कैसे आया कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए और आपको जो है सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी चाहिए? नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एवरीवन। सिविल सर्विसेज एक ऐसा ऑप्शन है जो हर कोई अपनी लाइफ में एक ना एक बार या तो सोचता है, अगर वो नहीं सोचता तो उसके आसपास वाले ज़रूर सोचते हैं। तो सिविल सर्विस का शुरू से पता था कि सिविल सर्विस ऐसे है और उसमें आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है और उसके अंदर काफ़ी सर्विसेज हैं एंड उनका रोल हमें कभी ठीक से पता नहीं चल पाया था क्योंकि हमारा कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ था। हमारे पेरेंट्स डॉक्टर हैं और जब हम क्लास 12 के बाद ऑब्वियसली जो बहुत सारे लोग होते हैं उस वक्त में शायद सबका रुझान सिविल सर्विसेज तरफ नहीं था। तो एक बार जब हम एमबीबीएस में आए, उसके बाद क्या होता है, एमबीबीएस में आने के बाद स्पेशली अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप अगर एमबीबीएस कर रहे हैं, आपको मेडिसिन के साथ साथ गवर्नेंस का एक स्ट्रक्चर समझ में आने लगता है। आपको समझ में आने लगता है कि हायरार्की किस तरीके की होती है, आपको समझ में आता है कि डिसीजन मेकिंग किस तरीके की चलती है। आप उस चीज़ को धीरे धीरे वक्त के साथ साथ इंटरनलाइज करते चले जाते हैं। तो वो मेरा पहला एक्सपोजर था विद गवर्नेंस। ओके। तब मैंने एक बार सोचा था कि आईएएस मे बी अ गुड चॉइस एंड मेरे जो बैचमेट्स हैं उनमें से 2-3 लोग थे जो तैयारी ऑलरेडी करना शुरू हो चुके थे, बट वो कभी एक डेडिकेटेड फील्ड नहीं मिला बिकॉज जो एक मेजर रीजन होता है आईएएस करने का वो होता है सोशल सर्विस। करेक्ट। एंड कंसिडरिंग यू आर ऑलरेडी अ डॉक्टर, यू आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, वो मेरे को अभी भी लगता है कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी और बहुत अहमियत सोशल सर्विस है। एग्जैक्टली। उसके बाद जब हम पीजी जब करी, मैंने एमएस ऑर्थो करा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ पे काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट्स आते रहते हैं। वो सीजीएचएस का एक प्राइमरी सेंटर है। वहाँ पे हमारा इंटरेक्शन प्लानिंग कमीशन के मेंबर से हुआ, वहाँ पे हमारा इंटरेक्शन सीनियर आईएएस ऑफिसर से हुआ, सीनियर रेवेन्यू ऑफिसर से हुआ, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज के लोग आते थे। तो एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ उनके साथ। फिर कुछ दिक्कतें थी जो हमें रियलाइज़ हुआ कि एज अ डॉक्टर आप सेकेंडरी लेवल पे आते हैं। जैसे अभी कोविड एग्जांपल लेता हूँ, रिसेंट एग्जांपल कोविड। एज ए डॉक्टर आप बस कोविड ट्रीट कर सकते हैं। ओके, आप ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जो प्रोटोकॉल्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद जो माइग्रेंट लेबर में आपको हेल्प करनी थी वो सब, वो एज अ ब्यूरोक्रेट आप थोड़ा, आपका जो फील्ड है वो अलग हो जाता है एज कम्पेयर टू डॉक्टर्स। सो अब यहाँ पे आती है आपकी पर्सनल चॉइस, आप क्या करना चाहते हो। डॉक्टर्स के बिना आप कोविड से लड़ ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। बिना ब्यूरोक्रेट्स के आप डॉक्टर्स को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो अब आपकी ये पर्सनल चॉइस आती है कि आप किस वे में अपने आप को देखते हैं। तो आई थिंक ये जो आपने जो सवाल पूछा कि ऐसा मैंने क्यों करा, तो आई थिंक बहुत एक पर्सनल सवाल है बिकॉज especially in a country like India, every single field has its own advantages and its own contribution. A teacher, a doctor, an engineer, anyone and everyone have their role to play in our governance and nation building. So IAS is just a part of it. And I'll just like to clarify, if I would not have been selected in UPSC, I would have happily come back to my orthopedics and I would have started my medical journey. So MBBS versus IAS, इसमें एज ए करियर आप ऑलरेडी पहले डॉक्टर थे जी, तो दोनों में एज ए प्रोफाइल, एज ए वर्किंग प्रोफाइल, दोनों में आप क्या प्लस और माइनस देखते हैं एज ए करंट सिनेरियो जब आप इस पोजीशन पे हैं? देखिए, पहली बार डॉक्टरी और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कंपैरिजन है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है बिकॉज जैसे मैंने जो अपना मेडिसिन से मैं आईएएस में आया, उसका रीज़न ये नहीं था कि मैं अपनी पीजी में या अपनी लाइफ में खुश नहीं था या मैं अपने करियर से सेटिस्फाइड नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऑर्थोपेडिक्स गेव मी अ वेरी गुड चांस टू सर्व पब्लिक एंड इट वाज अ वेरी सेटिस्फाइंग करियर बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कितना ही बड़ा ब्यूरोक्रेट, कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वो नहीं कर सकता। आपके पास एक गन शॉट विक्टिम आता है, आप पूरी डेडिकेशन से उसके साथ लगते हो, आप अपनी टीम बना के, और अगले दिन आप उसका पैर बचा लेते हैं, वो चल के जाता है आपके ओपीडी चेम्बर से। उसमें ये होता है वो चीज आपको
कोई और ब्रांच नहीं नहीं देगी, दे सकती। वो सिर्फ आपको मेडिसिन ही देगा। वो एक जो सेटिस्फैक्शन है, वो जो पर्सन टू पर्सन कनेक्ट है, ब्यूरोक्रेसी में वो नहीं है। बट ब्यूरोक्रेसी में दूसरी चीजें हैं, जैसे कि अब जैसे कोविड की सिचुएशन थी, आपको पता था बहुत लोग जो माइग्रेंट, जैसे हमारे केरला में हमारे जो गेस्ट वर्कर्स हैं वो फंसे हुए थे, और मैं नॉर्थ इंडिया से एक अकेला ऑफिसर था कन्नौज जिले में। अच्छा। तो मेरी ये जॉब रह गई थी, मेनली जो जॉब थी वो ये थी कि मैं फील्ड विजिट पे जाऊं, मैं उनसे बात करूं, उनकी सिचुएशन समझूं, तो उनको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हमारे इलाके का भी यहाँ पे कोई बंदा है और हम इसके पास अपनी इश्यूज लेके जा सकते हैं। मैं वैसे हापुड़ बिलखवा से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे काफी लोग बुलंदशहर से मिले जो मेरे जाने से पहले बहुत ज्यादा परेशान थे। मेरे जाने के बाद उन्हें थोड़ा सुकून मिला, तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। बट इवन टुडे आई वुड से कि आईएएस है अपने आप में जो है, पर मेडिसिन जो है वो अपने आप में एक पूरी इमारत है, और उसको कंपैरिजन मेरे हिसाब से करना ठीक है। सो ये लाइक ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पे डिजास्टर, लाइक जैसे फ्लड की बात कर रहे हैं जी, तो आप ऑन द स्पॉट एज ए एसडीएम हैं, राइट? आपको अगर ऐसा पेशेंट की जो अब मरने वाला है और को कहीं से भी कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसकी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो क्या आप अपने एक्सपीरियंस को आप यूज करेंगे? जी मैं बिल्कुल यूज करूंगा अपना एक्सपीरियंस, लेकिन ये सवाल ना ये इंस्टेंटेनियसली डिसाइड होता है। ऐसा ना हो कि उस एक मरीज के चक्कर में जो बाकी जो मेरी फोर्स है वो डायरेक्शनलेस हो जाए। करेक्ट। क्योंकि मुझे देखिए लाइफ में ना कभी कभी आपको दो रोल अपनाने पड़ते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड आपका प्राइमरी रोल क्या है। जैसे कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मेरे ओटी के अंदर किसी को सांस नहीं आ रहा, अगर एनेस्थेटिस वहाँ पे है तो वो एनेस्थेटिस उसका काम है, मैं इमरजेंसी में कर लूंगा, वो समझ में आता है। बट आई हैव बीन ट्रेन्ड इन अ पर्टिकुलर Exactly. तो उस चीज का बस आपके सवाल वो मैं सिर्फ एक्सेप्शन केस की बात मैं आपका जवाब देना चाहूंगा कि हाँ मैं ट्रेंड हूँ एंड आई कैन सेव दिस पर्सन, बट वाइल सेविंग दैट पर्सन ऑल्सो आई ट्राई कि जो मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरी टीम है वो डायरेक्शनलेस नहीं होनी चाहिए, एंड आई शुड नेवर लूज द बिगर पिक्चर व्हाट आई हैव। चलिए मैं अब एकेडमिक पे आता हूँ, लाइक एमबीबीएस एमएस के बाद आपने सोचा था सिविल सर्विसेज रहेंगे जी, तो एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने क्या क्या रखा? मेडिकल साइंस लिया था। मेडिकल साइंस लिया था, ओके। सो इसकी प्रिपरेशन कैसे की थी आपने? कोई कोचिंग वगैरह या किस तरह से? नहीं, मैं हुआ क्या था कि आई जॉइन माय सीनियर रेजिडेंसी इन अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल, इट्स अ स्मॉल हॉस्पिटल, एंड उसमें मैं इसी रीजन से गया था कि सिविल सर्विस की तैयारी आराम से हो सके। साथ में मैंने एक हमदर्द स्टडी सर्कल है यहाँ पे तालीमाबाद, वहाँ पे मैंने एग्जाम दिया था। अच्छा। और क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नहीं थी तो मेरे को उम्मीद नहीं थी मेरा वहाँ होगा, लेकिन मैंने 1 महीने काफ़ी मेहनत करके एग्ज़ाम दिया और मेरा वहाँ हो गया। तो जब मेरा वहाँ एग्ज़ाम हो गया क्लियर, तो मुझे लगा कि अब मैं डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर सकता हूँ। वंस आई गॉट सिलेक्टेड इन हमदर्द स्टडी सर्कल, आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब, मैं हमदर्द गया, वहाँ पे मैं जनवरी में मैंने ज्वाइन किया था, और 4 महीने बाद 5 महीने बाद ही वहाँ पे एग्ज़ाम था प्रीलिम्स का। सो आई स्टेड देयर, कोचिंग नहीं करी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे मेरा ग्रुप बना, जो मेरा ग्रुप था वो ऊपर वाले का शुक्र है बहुत अच्छा ग्रुप बना। उस ग्रुप में से आज की डेट में 4 लोग सर्विसेज में हैं उसमें, और 5 लोगों ने इंटरव्यू दिया था। एक का इंटरव्यू नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह उसका इंटरव्यू हो जाएगा अब। तो दैट वाज अ वेरी बिग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। तो मैंने जो सीखा वो ऐसा नहीं कि मैंने 1 साल में कुछ करा, ऐसा कहना मेरे लिए बहुत गलत होगा। उन्होंने जो गलतियां करी थी अपने पहले 1-2 अटेम्प्ट में, उन्होंने जो दिक्कतें सही थी वो मुझे बताते गए कि ये वाली किताब काम की है, ये वाली किताब लगती है काम की, लेकिन ज़्यादा काम की नहीं है, आप ये मत करिए, ये टाइम ज़्यादा लेगा, आप ये करिए। उनके साथ आई लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। तो मेरे सिलेक्शन में बहुत मेजर रोल मेरी मेहनत का नहीं है, उनकी गाइडेंस का। ऐसे का, क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ तो ऐसे आर्ट्स की मुझे आदत नहीं थी लिखने की, बट आई मैनेज टू स्कोर गुड मार्क्स। मेरे 143 आए थे उस साल के हिसाब से, अच्छे मार्क्स थे इस समय। उसका रीज़न बस एक था, उसका रीज़न ये था कि मैं अखबार पूरा पढ़ता था शुरू से। जो मैंने 1 साल मेहनत करी है उसमें शायद 1 या 2 दिन ऐसे गए होंगे जिसमें मैंने अखबार नहीं पढ़ा। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन जो आती है उससे कर लीजिए। मैं ये सलाह देता हूँ कि आप अखबार पूरा पढ़िए। क्यों? क्योंकि जो मंथली मैगजीन बना रहा है वो भी अखबार पढ़ के ही आपके लिए मैगजीन बना रहा है, नंबर 1। करेक्ट। नंबर 2, अखबार पढ़ने से आपको किसी भी टॉपिक, स्पेशली एडिटोरियल को इंट्रोड्यूस करने की तमीज़, उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एक पैराग्राफ में, मेन मुद्दे पे आना, मुद्दा एक्सप्लेन करना, फिर अपने सजेशन देना और कंक्लूड करना।
ये आपको जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे आप तभी इंटरनाइज कर पाएंगे। आप सोचो मैं आपको मनरेगा के ऊपर 10 पॉइंट बता दूं, आप उस 10 पॉइंट पे ऐसे लिख लोगे, ऐसा नहीं होगा। उस 10 पॉइंट की क्या कमियां हैं, क्या उसमें अच्छा है, क्या बुरा है, क्या अभी तक चला है, क्या अभी तक नहीं चला, क्या चेंज होना चाहिए, वो आपकी पकड़ में तभी आएगा जब आप किसी अच्छे न्यूज़पेपर में से एडिटोरियल रेगुलरली पढ़ रहे हैं। वैसे एस्पिरेंट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जिनको ऐसे में दिक्कत आ रही है, तो एक बहुत बड़ा इन्होंने पॉइंट्स दे दिया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सर एक चीज़ और कि आप जब एमएस कर रहे थे उसके बाद आपने सोचा कि आप सिविल सर्विसेज के लिए बैठेंगे, तो आपको क्या उस वक्त लगा था कि आप सिविल सर्विसेज निकाल भी सकते हैं? कुछ इस तरह से मन में थी कि आप? जी देखिए, मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके आया था। एमबीबीएस का मैंने एग्जाम क्लियर किया था, फिर मैंने पीजी का क्लियर किया था। तो मुझे ये पता था कि एग्जाम क्लियर करने में मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। आप सोचो आपने बहुत मेहनत करी, आपकी रैंक आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे काफ़ी साथी हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा पता है, बट किस्मत की बात है सर्विस नहीं आ रही, तो लक फैक्टर तो आपके साथ रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो काम है, आपका काम है, मतलब ये वाली चीज़ जो बाकी लोग भी मुझसे पूछते हैं, मैं उन्हें बताता हूँ, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, दैट इज द ओनली थिंग। आपको पता होता है आपने पढ़ा है, आपको पता होता है अगर आप कोई टेस्ट लिखने जा रहे हो आपकी तैयारी पूरी है या नहीं है, और आपको ही पता होता है कि जो आंसर आपने लिखा है वो सही है या नहीं है, ठीक है। अगर इस खुदा ना खास्ता किसी का प्रीलिम में नहीं हो रहा, तो अगर आपके दिल में ये शक है कि शायद उसमें तैयारी में थोड़ी बहुत कमी रह गई, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाएं, अपनी प्लानिंग करें। अगर आपको लगता है कि आपने पूरी मेहनत करी तब भी क्लियर नहीं हुआ, मैं सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, उस केस में यू नीड टू गो बैक टू योर फ्रेंड्स, यू नीड टू टॉक टू देम दोज़ हु हैव क्वालिफाइड, कि शायद आप जो कर रहे हो वो शायद आप सही नहीं कर रहे हो। सो ये भी एक बहुत बड़ी टिप्स है आप सभी के लिए कि आप एक ग्रुप बनाएं, वैसी ग्रुप जो कि हाईली डेडिकेटेड हो, ऑनेस्ट हो अपनी प्रिपरेशन को लेके। तो एक ग्रुप, अच्छी ग्रुप बनने की बहुत ज़रूरत है, और उससे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। लाइक इंटरव्यूज़ वगैरह, मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह होती है, तो आपके ग्रुप में अगर कोई है तो वो आपका 1-to-1 ले सकते हैं इंटरव्यू, तो इस तरह से इंटरव्यूज़ की भी प्रैक्टिस हो सकती है। आई जस्ट लाइक टू मेंशन, जो मेरे दोस्त हैं, एक आसिम है वो IPS वेस्ट बंगाल में, एक इमरान है वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में कस्टम्स में, और नदीम है वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस IT में। इस साल नदीम का एग्ज़ाम फिर क्वालिफाई हुआ है और इस बार उन्हें IPS मिलने के चांसेस हैं, तो वो अभी कहानी चल रही है। इंटरव्यू के टाइम पे फोरम IAS करके है, तो वहाँ पे फोरम IAS मैंने ऑफिशियली ज्वाइन ऐसे नहीं किया था, आई डिड नॉट टेक देयर क्लासेस। ओके, वहाँ पे एक ग्रुप बन गया था, उस ग्रुप में से सबका अगर उस साल नहीं हुआ तो सिलेक्शन हो गया है। अच्छा। उनमें से हमारे साथ मैं स्पेसिफिकली लाइक टू मेंशन, हमारे साथ विजय है हु इज IPS गुजरात एंड हु इज अगेन गिविंग द एग्जाम। उसके बाद हमारे साथ जितेंद्र है हु इज IAS छत्तीसगढ़ काडर, ज्योति हैं हु इज IPS पंजाब काडर। तो ये 3-4 लोग थे हमारे साथ। उसके बाद एक नित्यानंद है हु इज IPS महाराष्ट्र काडर। तो again I will just say कि I learned from these people, the people who had refined themselves, and I was lucky for interview because इनके साथ मेरे काफी सेशंस हुए, and especially Vijay was one of the person who constantly taught us कि even if you're not able to give an answer, how you need to manage it. And then Jitendra was one person जिसको काफी knowledge थी, and he would say कि you need to bring at least these many points in your answer. So एक बैलेंस बनता चला गया, क्योंकि आपको देखिए इंटरव्यू में आपको सब कुछ नहीं आता होगा, ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने वहाँ सीखा वो ये था कि इंटरव्यू आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी नॉलेज ऑलरेडी मेंस और इंटरव्यू में, मेंस और प्रीलिम में टेस्ट हो चुकी है। बट ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर आपने आंसर पूरा नहीं दिया तो आपको ऑब्वियसली मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। मेक अ गुड ग्रुप, मेक अ डेडिकेटेड ग्रुप, मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर जेन्युइनली, एंड इट्स नॉट कि वो बहुत सीरियस है, ऐसा नहीं था कि हम पढ़ते ही रहते थे, ऐसा नहीं था। हम खाना खाने साथ में बाहर भी जाते थे, हम बात भी करते थे, हम हंसते खेलते भी थे, तो एक बहुत होलसम ग्रुप बन गया था। तो ऐसा कभी उस ग्रुप से कभी जाने, जैसे इंटरव्यू के बाद हम बाहर समोसे खाने जाते थे, तो एक वो बैलेंस, बिकॉज डी स्ट्रेस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो दो चीज़ें बिल्कुल अच्छी लगी। पहला तो ये है कि ऐसे के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, और उसके बारे में सर ने बताया। दूसरी चीज़ ये है कि आप ग्रुप बनाइए, एक डेडिकेटेड और अच्छा ग्रुप, जिसमें कि एक दूसरे को आप मतलब एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, नॉलेज शेयरिंग हो या फिर मॉक इंटरव्यू हो, तो एक ग्रुप बनाइए। ये दूसरी टिप्स आपके लिए है। अच्छा सर, आखिर में एक चीज़ और बात करना चाह रहा हूँ कि एज ए लेमन अगर कोई
स्टूडेंट छात्र छात्राएं जो भी हैं वो सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करना चाहते हैं जी। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से शुरू करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनको जो वो सोच रही है या सोच रहे हैं उनको उस फील्ड में कामयाबी मिले। तो एज ए टिप्स आप उनको कुछ, हमारे जो ऑडियंस उनको कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं। जी, पहली बात आपको पता होना चाहिए आप सिविल सर्विस का एग्जाम क्यों दे रहे हो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सिविल सर्विस अल्टीमेटली इज अ जॉब, ओके। बिल्कुल, आप पूरी मेहनत करिए, आप पूरी डेडिकेशन से तैयारी करिए, लेकिन ऐसा ना हो कि एकदम जैसे आपका नहीं होता सिविल सर्विस में तो आप एकदम टूट जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यू नीड टू हैव दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि अगर आप सिविल सर्विस में जा रहे हैं आप पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता नहीं होता, आपके पास एक करियर बैकअप आइडियली होना चाहिए। करियर बैकअप नहीं है तो आपके पास स्टैमिना होना चाहिए कि आप अपना करियर दोबारा बना सकें, ठीक है, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, ये एग्ज़ाम ऐसा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के लिए होता है, तो आप ऐसा मत करिए कि आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके की न्यूज़ से अपने आप को घेर लें, ज़रूरी नहीं है। नंबर तीसरी चीज़ ये है कि सिलेबस पढ़िए यूपीएससी का, उसके बाद जो सरकारी किताबें हैं, एग्ज़ाम गवर्नमेंट का आ रहा है, ठीक है, मार्केट में बहुत सारी मैगजीन्स अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं सपोर्ट के लिए, लेकिन जो बेडरॉक ऑफ योर वो है, बेडरॉक जो बोलते हैं, जो नींव बनेगी आपकी तैयारी की, वो एनसीईआरटी, अखबार, ये 2 चीज़ें हैं जो आपका बेडरॉक बनेगा। इसके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, लक्ष्मीकांत हो गई, उसके बाद आपकी कल्चर्स की अलग डिफरेंट किताबें हो गई, लेकिन बिना एनसीईआरटी के कब होने वालों का हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, लेकिन मेरा जो सजेशन ये होगा, एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, जो गवर्नमेंट से मटेरियल आता है विच इज़ रिलेवेंट फॉर दैट एग्जाम, वो आपका बेडरॉक बनेगा। उसके ऊपर नेक्स्ट चीज़ आती है कंपटीशन, कंपैरिजन। अगर मैं एक कमरे में बंद होकर पढ़ रहा हूँ और मैं बस पढ़ रहा हूँ और मैंने सब पढ़ दिया, पर मुझे यही नहीं पता कि मैं बाकी से बेहतर हूँ या नहीं, करेक्ट, मुझे आता सब है लेकिन मैं उसको लिख नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अपने आप को कहाँ सुधारना है, मुझे अपने आप को कहाँ करेक्ट करना है। तो दैट फीडबैक एंड दैट कोर्स करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। आप आइसोलेशन में ये एग्जाम नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स नॉट इंजीनियरिंग एग्जाम, इसमें फिजिक्स नहीं आ रही है कि आपको सवाल सही है तो सही है, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, इट इज़ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज एग्जाम। उसके लिए बस ये चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए आप क्यों कर रहे हैं, आपका बैकअप होना चाहिए, आपको अपनी किताबें लिमिटेड रखनी है, गवर्नमेंट सोर्सेज पे ज़्यादा रखनी है, और लास्ट में आपको कॉन्स्टेंटली कोर्स करेक्ट और अपने दोस्तों से जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनसे फीडबैक लेते रहिए। सो दोस्तों, एक और चीज़ सर ने बताई, वो एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक एक्चुअली में, उसमें एनसीईआरटी जो बुक होती है वो बेसिक होती है और सरल लैंग्वेज में होती है, जो हर कोई स्टूडेंट समझ सकता है। तो बेसिक में आप एनसीईआरटी की जो बुक होती है उससे शुरुआत करें, सर ने बहुत अच्छा बताया। एक क्वेश्चन और, जब आप इंटरव्यू दे रहे थे तो कोई एक ऐसा क्वेश्चन बताइए जो आपसे पूछा गया हो और आप उसका जवाब नहीं दे पाए। फिर एक सवाल जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था वो ये था कि हम बार बार पढ़ते हैं कि इंडिया इज़ द टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, तो इज़ दिस मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री गोइंग टू हेल्प इंडिया? बिकॉज हमारे पास काफ़ी लोग यूएस से और यूरोप से आते हैं, चेन्नई में और दिल्ली में बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने। तो वो एक जवाब था, वो पता नहीं, जो मैंने उनको ये दिया था और जो मुझे जेन्युइनली लगा था कि टूरिज्म इंडस्ट्री इंडिया में है लेकिन वो बहुत स्मॉल पॉकेट्स में है, नंबर 1। नंबर 2, वो कुछ बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिसमें वो हो पा रहा है, ऑब्वियसली उससे इंडिया का नाम हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन major section of the country cannot be catered by these hospitals. Ultimately, it is the public sector, it is the policies of the government which is going to take healthcare to the last person sitting in a faraway village in either UP or Bihar or even in Kerala, wherever it is. So, medical tourism अपनी जगह है, उसको लार्ज कंटेक्स्ट में इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम के साथ जोड़ना शायद कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। तो ऐसे सवाल जवाब हुए थे, तो उसमें मेरे हिसाब से कुछ सही गलत नहीं था। अब इसमें आप कुछ उल्टा सीधा ना बोल